नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों की उम्मीद के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट वह दर है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। एमएसपी के 3 दिवसीय विचार विमर्श के बाद फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला लिया है। एमएसपी ने आवाज वापस लेने से अपना रुख नहीं बदलने का भी फैसला किया है। एमएसपी की बैठक 6 और 8 फरवरी को हुई थी। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि 2024 के विभिन्न क्षेत्रों में विविधता के साथ वैश्विक विकास स्थिर रहने की उम्मीद है। हालांकि वैश्विक व्यापार की गति कमजोर बनी हुई है, लेकिन इसमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं और 2024 में तेजी से बढ़ने की संभावना है। मुद्रास्फीति काफी कम हो गई है और 2024 में नरमी की उम्मीद है। वित्तीय बाजार अस्थिर है क्योंकि बाजार सहभागियों के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दर में कटौती के समय और गति में अपनी उम्मीदों को समायोजित किया है, जो किसी भी मामले में मुद्रास्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई के समय से पहले ही ढील के प्रति सतर्क रहते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सार्वजनिक ऋण का ऊंचा स्तर कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सहित कई देशों में व्यापक आर्थिक स्थिरता पर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। अगली खबर, किसानों के व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, विशेषकर दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए यातायात व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किया गया है और लोगों को कुछ मार्गों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न सीमाओं पर प्रवेश बिंदुओं पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी को भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ साथ भारी सुरक्षा बल भी पहले से ही तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों पर अवरोधक लगाए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार गुरुवार को यानी आज सोनिया विहार, डीएनडी, चिल्ला, गाजीपुर, सभापुर, अप्सरा और लोनी बॉर्डर से जुड़े मार्गों पर भारी यातायात होने की आशंका है। यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा टाल दें या तदनुसार योजना बनाएं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध प्रदर्शन से पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस में भी बुधवार व गुरुवार को के लिए दंड प्रक्रिया सहित धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने यातायात संबंधित एक दिशा निर्देश भी जारी किया है, जिसमें ट्रैक्टरों पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को दोनों शहरों में कुछ मार्गों पर मार्ग परिवर्तन के प्रति आगाह किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित अपनी भूमि के बदले में बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर, राज्यसभा में कई सांसदों का कार्यकाल पूरा हो गया है। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों के लिए आज राज्यसभा में विधायी कार्यक्रम आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी राज्यसभा पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे याद है जब वोटिंग के दौरान यह तय था कि सत्ता पक्ष जीतेगा, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर सदन में आए और अपना वोट दिया। ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्कता का उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वे किसको ताकत देने आए थे, मैं मानता हूं कि वे लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। कांग्रेस ने सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में ब्लैक पेपर लाने का ऐलान किया है। इस पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ब्लैक पेपर उनकी सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए काला टीका है। कुछ विपक्षी सांसदों के वहां पर काली पट्टी बांधकर आने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देखा कि राज्यसभा में कुछ सदस्य काले कपड़े पहनकर आए हैं और फैशन परेड चल रही है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा से रिटायर हो रहे सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई पीढ़ी इनके अनुभव से कुछ सीख लेगी। राज्यसभा से फरवरी से मई के बीच 68 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर रिटायर हो जाएंगे। अगली खबर, अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद मंदिर शहर के नजदीकी स्थान पर प्रस्तावित मस्जिद की नींव की ईंट भी अब तैयार हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मस्जिद बनने की तैयारी भी शुरू हो गई है। अयोध्या में प्रस्तावित भव्य मस्जिद की नींव के लिए पहली ईंट पवित्र शहर मक्का मदीना की पवित्र यात्रा के बाद बुधवार को मुंबई पहुंच गई। मुंबई के भट्टे में पकाई गई ईंट को यहां वापस लाने से पहले मक्का में पवित्र आबे जमजम और मदीना में इत्र गुस्ल के लिए भेजा गया था। मस्जिद अयोध्या में धनीपुर में बनेगी। राम मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर दूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के नाम से जानी जाएगी, जिसका
नाम पैगंबर के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य समारोह में मूर्ति का अभिषेक किया, जिसे पूरी दुनिया और देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला विकास समिति के अध्यक्ष और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी मुंबई स्थित हाजी अरफात शेख ने इस काम की देखरेख कर रहे हैं। मस्जिद परिसर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा IICF का गठन किया गया है। नींव की ईंट जो मुंबई के भट्टे में पकी हुई है का अनावरण 12 अक्टूबर 2023 को ऑल इंडिया राब्ता मस्जिद के समारोह में किया गया था, जहां इस्लामी विद्वान, मौलवी और प्रमुख लोग मौजूद थे। अरफात ईद को मक्का ले गए और उसे जमजम के पानी से गुस्ल और नमाज अदा करी। इसके बाद से मदीना शरीफ ले जाया गया और इतरा के साथ दूसरे गुस्ल दिया गया और दुआएं भी की। अगली खबर, बिहार की छह राज्यसभा सीट पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इन 6 सीटों पर सांसदों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। इसी के साथ राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। इन आधा दर्जन में से 3 सीटें राज्य के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के पास है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल ही में पाला बदलने से महागठबंधन फिलहाल राज्य में विपक्ष की भूमिका में है। जिन सांसदों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने वाला है उनमें वशिष्ठ नारायण सिंह, अनिल हेगड़े, सुशील कुमार मोदी, मनोज कुमार झा और अशफाक करीम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह शामिल हैं। राज्यसभा सीट के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। स्थापित परंपरा के अनुसार मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे होगी। भारतीय जनता पार्टी नीत राजग के 3 उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अपने बेहतर संख्या बल को देखते हुए इस बार 2 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, जबकि सहयोगी जदयू को 1 सीट में जीतने के लिए मदद करेगी। आखिरी खबर, देश में 2023 में साइबर ठगी के कुल 11 लाख केस दर्ज हुए हैं। इनमें अलग अलग राज्यों के लोगों से कुल 7,479 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। संख्या के लिहाज से जो ठगी सबसे ज्यादा 2 लाख केस यूपी में दर्ज हुए हैं, लेकिन जब इन आंकड़ों की आबादी के अनुपात में देखा जाए तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। 2023 में दिल्ली के हर 10 लाख में से 352 के साथ साइबर ठगी हुई है। दिल्ली के बाद सबसे खराब स्थिति हरियाणा और तेलंगाना की रही है। यह खुलासा लोकसभा में हुई पेश एक रिपोर्ट में हुआ है। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की इस रिपोर्ट के मुताबिक 4.7 लाख शिकायतकर्ताओं के 1200 करोड़ रुपए वापस दिलाए गए हैं। ये लोग वे हैं जिनकी ठगी के कुछ समय बाद ही रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इसके अलावा कर्नाटक में 107, उत्तर प्रदेश में 98, तमिलनाडु में 83, हिमाचल में 87, केरल और छत्तीसगढ़ में 71 और पंजाब में 70 साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हुई है। हरियाणा के नूह में पिछले दिनों राज्य की विशेष टीम ने छापेमारी कर बड़ी संख्या में साइबर ठगों को पकड़ा था और उनसे लैपटॉप और आदि सामान बरामद किए थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।